नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इससे पहले हम अपना चैप्टर रिवीजन स्टार्ट करें तो आप अपने चैनल को कर दीजिए जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ था। तो भारत सन 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। इसीलिए हम 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था, जिसका नाम रखा गया भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। मतलब एक भाग्य की दुल्हन की लंबे इंतज़ार के बाद मुलाकात। अब वो क्या थी? हमारी गुलामी इतने लंबे समय तक रहने के बाद, एक संघर्षों के बाद आज़ाद हुई और उनकी अपनी आज़ादी से मुलाकात हुई। इसीलिए उन्होंने भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट इसका नाम रखा। इसको अंग्रेजी में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। तो दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, मतलब एक ही है। आपको आंसर में यही लिखना है कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया एक भाषण था, जो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऐसी कौन सी दो बातें थी जिन पर सबकी सहमति थी। तो पहली बात थी इसमें कि भारत का शासन जो होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, और दूसरी बात थी कि सरकार पूरे समाज की भलाई के लिए काम करेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1947 का वर्ष हिंसा और त्रासदी का वर्ष क्यों कहा जाता है। हिंसा का वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1947 में बहुत ज़्यादा जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर दंगे फसाद हमारे देश में हुए थे। और उसके बाद जब भारत का बंटवारा हुआ तो विस्थापन बहुत बड़े लेवल पर जारी रहा था। मतलब स्थिति ये थी कि कहीं कहीं पर तो लोगों को ये नहीं पता था कि वो भारत में है कि पाकिस्तान में है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ था। इसी वजह से 1947 के वर्ष को हिंसा और त्रासदी के वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा आता है कि स्वतंत्रता के बाद देश के सामने 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी। 3 प्रमुख चुनौतियां। तो पहली चुनौती थी देश को एकता के सूत्र में बांधने की। अब एकता के सूत्र में बांधने की क्या ज़रूरत पड़ी हमें? हमने अभी पढ़ा, अपने पिछले पॉइंट में समझा कि देश के अंदर जातिगत आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर दंगे हो रहे थे। तो यही सबसे बड़ी वजह थी कि हम देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखना चाहते थे। यही हमारी पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी देश में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। इतना बड़ा देश, इतनी सारी समस्याएं, कैसे लोकतंत्र स्थापित करें, ये एक बड़ी समस्या थी। और तीसरी थी कि विकास, ऐसा विकास जिससे पूरे समाज का कल्याण हो सके। इस तरीके का विकास हमें अपने देश के लिए अपनाना है। इस तरीके की तकनीक हमें अपने देश के लिए अपनानी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो वो आता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है। हिंदू और मुस्लिम 2 कौमों का देश है। इसी को ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम 2 कौमों का देश है। इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहकर पुकारा जाता है। तो देखिए, इसी आधार पर भारत का विभाजन हुआ। धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। अब सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के महान नेता थे और इन्होंने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का जमकर विरोध भी किया था। पेपर में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने वाले कौन थे। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने वाले जो नेता थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1971 से पहले
बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बन गया पाकिस्तान से अलग होकर। अब इसके बाद हमारा एक अगला पॉइंट आता है, 1951 में देश की कुल आबादी का 12% मुसलमान थे और यही धार्मिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय था। अल्पसंख्यक समुदाय मतलब जिनकी संख्या अल्प थी, कम थी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि भारत के अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से थे। अब इसमें सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी आते हैं। इसमें हमारी जो चैप्टर है इसमें एक पिक्चर फिल्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, गर्म हवा। ये एक प्रसिद्ध फिल्म थी जो 1973 में एम एस सथ्यू के निर्देशन में देश विभाजन के विषय पर बनी थी। अब महात्मा गांधी की शहादत की बात आती है। महात्मा गांधी की शहादत 31 जनवरी 1948 को एक अति हिंदू अतिवादी नाथुराम विनायक गोडसे द्वारा 3 गोलियां चलाई गई थी और महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 31 जनवरी 1948 को नाथुराम विनायक गोडसे ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है रजवाड़ों की। तो भारत में लगभग 565 रियासतें थी, या इनको कहा जा सकता है कि 565 रजवाड़े थे। अब वे 4 ऐसे रियासतें कौन कौन सी थी जिनको आज़ादी के बाद भारत में शामिल करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो वो थी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहा जाता है, या सहमति पत्र। वह सहमति पत्र जो देशी रियासतों के शासकों के सामने आज़ादी के बाद भारतीय संघ में अपने विलय के लिए प्रस्तुत किया जाता था। मतलब वो रियासत जो आज़ादी के बाद भारतीय संघ में एक पत्र पे हस्ताक्षर करके मिली, भारतीय संघ से जुड़ी, भारतीय संघ में शामिल हुई, उसी को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने रियासतों को भारत में मिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके बाद हम आगे आते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम बोधचंद्र था। मणिपुर के राजा जिन्होंने आज़ादी के कुछ दिनों बाद भारत संघ में शामिल होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो सहमति पत्र द्वारा भारत में शामिल हुआ कौन? मणिपुर राज्य। इसके बाद भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश बना। भारत में अधिकांश राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ था। और जी पोट्टी श्री रामुलु एक महान गांधीवादी और स्वतंत्र आंध्र प्रदेश राज्य को गठित करने के लिए इन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए थे। मतलब इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने के लिए 56 दिनों तक भूखा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 में इसका गठन किया गया और 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। अब इसके बाद अगला एक डेफिनेशन, कभी कभी एक परिभाषा आ जाती है कि अलगाववाद से आप क्या समझते हैं। तो ये एक संकीर्ण भावना है जो देश से अलग होकर स्वतंत्र राज्य या देश बनाने की प्रेरणा देती है। मतलब अलगाववाद, जिसको लगाव रहना बंद हो गया हो या जिसको लगाव ना रहा हो, अलग होने की भावना को अलगाववाद कहा जाता है। अब द्विभाषी राज्य की बात आती है। द्विभाषी राज्य है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर 2 भाषा हो। जिस राज्य में 2 भाषाई समूह साथ साथ रहते हैं, जैसे स्वतंत्रता के समय मुंबई प्रेसिडेंसी में गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग साथ साथ में रहते थे, तो वो द्विभाषी राज्य हमारा कहलाता था। इसके बाद पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1966 में 3 राज्य अस्तित्व में आए। पंजाबी भाषी पंजाब राज्य, हिंदी भाषा के आधार पर हमारा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये 3 राज्य हमारे अस्तित्व में आए थे 1966 में।
इसके बाद मेघालय के निर्माण की बात आती है तो मेघालय 1972 में बनाया गया। सन 2000 में 3 राज्य बनाए गए हमारे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल, जिसको अब उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित किया गया था, उसकी कुछ सिफारिशें थी। उन्होंने सिफारिश की थी कि भारत में राज्यों का गठन वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर किया जाना चाहिए, और इसी के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। बाकी उसके बाद बनते चले गए। तो आज की डेट में हमारे पास 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, एक कम हो गया है, अब 28 राज्य हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया। तो देखिए जिन्ना ने हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था। और अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न एक हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। और भारत में चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत में चुनाव आयोग के जो हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। 1953 में भारत सरकार ने किस आयोग का गठन किया था। तो मैंने आपको अभी बताया था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या नतीजा निकलकर सामने आया। तो भारत का विभाजन करके उसको 2 राष्ट्र बनाए गए, एक का नाम भारत और एक का नाम पाकिस्तान रखा गया। यही नतीजा, यही परिणाम द्विराष्ट्र सिद्धांत का निकल कर के सामने आया। अब एक बात और इम्पोर्टेंट आती है कि राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में नेहरू के क्या उद्देश्य थे। तो नेहरू कहते थे कि देश का बौद्धिक विकास करना होना चाहिए और भारत को आधुनिक एवं विकसित राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास पर बल दिया था। नेहरू का कहना था कि समाज का प्रत्येक वर्ग का विकास होना चाहिए। और नेहरू देश के निर्माण के लिए औद्योगिकरण के पक्ष में थे। वो एक समाजवादी व्यवस्था चाहते थे देश में। समाजवादी व्यवस्था के समर्थक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं को धार्मिक आधार की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा था। उन्होंने विज्ञान तथा औद्योगिकरण और मानववादी सहिष्णुता तथा करुणा के आदर्शों के साथ तालमेल करने पर बल दिया था। चलिए ये चैप्टर बच्चों हमारा कंप्लीट होता है। हम अपनी एक और वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसमें होगा। धन्यवाद। देखते रहिए अपना चैनल कला वर्ग और करते रहिए इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।